VBU FYUGP सेमेस्टर 5 वालों के लिए मेजर 11 हिंदी का VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन लिया गया सब आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तो पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि हिंदी कथा साहित्य की परिभाषा एवं उसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। आंसर देखिए हम लोग समझेंगे कि जब किसी वास्तविक या फिर काल्पनिक घटना को इस तरह लिखा जाए कि पढ़ने वाला को वह बिल्कुल सच या फिर सच और अपनी ही कहानी लगे तो उसे हम लोग कथा साहित्य कहते हैं। यानी कोई भी काल्पनिक हो या फिर वास्तविक घटना इस तरीक़ा से लिखा जाए कि पढ़ने वाला को सच लगना चाहिए या फिर अपना ही कहानी लगना चाहिए, वही हमारा कथा साहित्य होता है। उसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो विधा, ये दोस्तों पहला हमारा उपन्यास और दूसरा कहानी। ठीक है, ये दो विधा इसमें आता है हमारा कथा साहित्य में। आज के समय में यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि समाज की बुराइयों, इंसानी रिश्तों और हमारे सुख दुख को दिखाने का सबसे बड़ा जरिया कथा साहित्य है। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल में समझेंगे कि कथा साहित्य की प्रमुख परिभाषा देखेंगे। तो देखिए दोस्तों लिखा है कि कथा साहित्य को स्पष्ट करने के लिए देश विदेश के कई विद्वानों और आलोचकों ने अपनी परिभाषाएं दी है। पहला मुंशी प्रेमचंद्र जी के अनुसार तो इन्होंने कहा है कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ये मुंशी प्रेमचंद्र के अनुसार परिभाषा दिया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए हमारा जयशंकर प्रसाद के अनुसार दोस्तों, तो इनका कहना था कि सौंदर्य की अभिव्यक्ति और सत्य का उद्घाटन ही कथा का वास्तविक लक्ष्य है या फिर कथा साहित्य का वास्तविक लक्ष्य है। ये जयशंकर प्रसाद के अनुसार था। अगला हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार, तो कथा साहित्य मनुष्य के बाह्य आचरण के साथ साथ उसके अंतकरण के रहस्यों और मानसिक अंतर्दृढ़ों को उद्दादित करने का सबसे बड़ा साधन है, सबसे सशक्त माध्यम है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिभाषा दिया गया है। फिर हमारा है पाश्चात्य विद्वान हडसन के अनुसार। ठीक है, तो इनके द्वारा बताया गया था कि जो हमारा कथा साहित्य है दोस्तों वो मूलतः मानव जीवन का काल्पनिक पूर्ण निर्माण है जो गद्य के माध्यम से पाठकों के समक्ष सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सभी जो है कथा साहित्य का प्रमुख परिभाषा है। चलिए इसके बारे में और भी देखेंगे कि कथा साहित्य का प्रमुख तत्व देखते हैं दोस्तों। तो देखिए लिखा है कि भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों के अनुसार किसी भी सफल कहानी या फिर उपन्यास के निर्माण के लिए 6 अनिवार्य तत्व बहुत ही जरूरी है, तभी एक सफल कहानी या फिर उपन्यास बन पाता है। कौन कौन सा तत्व है वो देखेंगे। तो देखिए पहला हमारा है कि कथानक या फिर वो कथा वस्तु यह किसी भी कथा का मूल ढांचा या फिर रीढ़ की हड्डी होता है जिसके आधार पर पूरी कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों एक आदर्श कथानक के 5 चरण होते हैं। क्या क्या होता है? पहला हो गया प्रारंभ यानी शुरुआत, फिर हो गया विकास, फिर है टकराव दोस्तों यानी दृढ़, फिर है चरम सीमा जिसको क्लाइमैक्स बोलते हैं और लास्ट में अंत। ठीक है, तो ये 5 चरण होते हैं कोई भी एक अच्छे कथानक का। चलिए इसमें कार्यकरण संबंध होना बहुत जरूरी है, यानी हर अगली घटना पिछली घटना से तार्किक रूप से जुड़ी होनी चाहिए, यानी लॉजिकली जुड़ी होनी चाहिए ताकि पाठक को वह असली लगे, वास्तविक लगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा है कि पात्र और चरित्र चित्रण। तो कथा की घटनाओं को जीवंत करने और आगे बढ़ाने वाले माध्यम को जो माध्यम पात्र कहते हैं, यानी कथा की घटनाओं को जीवंत करने और आगे बढ़ाने वाले को माध्यम पात्र कहते हैं दोस्तों। तो लेखक पात्रों के कार्यों, विचारों और संवादों के माध्यम से उसके चरित्र को यानी उनके व्यक्तित्व को उभारता है। आधुनिक कथा साहित्य में लकीर के फकीर पात्रों की जगह गतिशील और मनोवैज्ञानिक पात्रों को प्राथमिकता दी जाती है जो समय और परिस्थितियों के साथ बदलते रहते हैं। जैसे गोदान जो हमारा उपन्यास था दोस्तों उसका होरी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर है। तीसरा हो गया हमारा कथोपकथन या फिर संवाद। तो पात्रों के बीच होने वाली आपसी बातचीत को हम लोग संवाद कहते हैं, यानी दो पात्रों के बीच आपस में बातचीत होता है तो वही संवाद कहलाता है। यह कथा को नाटकीयता और सजीवता प्रदान करने का काम करता है। संवाद हमेशा संक्षिप्त,
चुटकुले और पात्र के अनुकूल होने चाहिए। जैसे एक ग्रामीण पात्र की भाषा में देशज शब्द होना चाहिए और एक शिक्षित पात्र की भाषा में उसकी शालीनता दिखनी चाहिए, मतलब भाषा दिखनी चाहिए, उसके व्यक्तित्व पर जो है वो सूट खाना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए आगे हमारा संवादों का मुख्य कार्य कथा को आगे बढ़ाना और पात्रों के पीछे छुपे हुए स्वभाव को उजागर करना होता है दोस्तों। चलिए चौथा देखेंगे। चौथा है हमारा कि देश काल और वातावरण। तो कथा जिस समय यानी काल के और स्थान पर घटित हो रही, यानी कौन सा काल में हो रहा है, कौन सा स्थान पर हो रहा है, उसकी पृष्ठभूमि का सजीव चित्रण वातावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। इसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, सामाजिक रीति रिवाज और राजनीतिक परिस्थितियां वगैरह शामिल है दोस्तों। वातावरण के सफल चित्रण से कथा में स्थानीय रंग आता है। उदाहरण के लिए फर्नीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मेला आंचल में बिहार के ग्रामीण परिवेश का वातावरण कथा को जीवित बनाने का काम करता है। यानी जिस हिसाब से जो है उपन्यास हो, कहानी हो, उस हिसाब से जो है वहाँ का वातावरण, वहाँ का संस्कृति वगैरह भी दिखना चाहिए। चलिए आगे हमारा पांचवा हो गया भाषा शैली दोस्तों। तो देखिए लिखा है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और शैली उसे प्रस्तुत करने का ढंग होता है। जैसे वर्णनात्मक शैली हो गया, आत्मकथात्मक शैली हो गया, या फिर चेतना प्रवाह शैली, तो ये सभी ठीक है। कथा साहित्य की भाषा सरल, सुबोध और प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए। मुहावरे और लोकगीतियों का प्रयोग गद्य को अधिक प्रभावशाली और पाठनीय बनाने का काम करता है। यानी मुहावरे और लोकगीतियों का भी प्रयोग होना चाहिए ताकि और भी वो अट्रैक्टिव, प्रभावशाली लगे, पाठनीय लगे। चलिए इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य लिखा है दोस्तों कि कोई भी गंभीर रचना निरुद्देश्य नहीं होती। केवल मनोरंजन करना कथा का तत्कालीन लक्ष्य हो सकता है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य जो है वो समाज को कोई संदेश देना। यानी पूरा कहानी या फिर उपन्यास लिख के लास्ट में जो है क्या संदेश दिया जा रहा है वो लिखा जाता है। ठीक है। अंतिम लक्ष्य इसका यही होता है कि समाज को कोई संदेश देना। लेखक इसके माध्यम से समाज की किसी बुराई जैसे कि गरीबी, जातिवाद, नारी शोषण वगैरह पर प्रहार करता है या जीवन के किसी गहरे सत्य को सामने लाता है। सफल कथा में उद्देश्य सीधे उपदेश को ना देकर कथा के भीतर घुला मिला होता है दोस्तों। तो ये सभी हमारा जो है वो कथा साहित्य के बारे में था। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये 6 तत्व मिलकर ही किसी कहानी या फिर उपन्यास को पूरा करने का काम करते हैं। इनमें से अगर एक भी चीज़ कमज़ोर पड़ जाए तो पूरी कहानी का मज़ा खराब हो जाता है, यानी पूरी कहानी खराब हो जाती है। जब लेखक इन 6 तत्वों का सही तालमेल बिठाता है तभी एक बेहतरीन और यादगार कथा साहित्य का जन्म होता है दोस्तों, जो पाठकों के दिल को छू लेने का काम करता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कथा साहित्य के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा और इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन करना था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कि हिंदी उपन्यास के विकास यात्रा का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ हम आपको बता दें, आपको ये क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन। पहला हमारा कि हिंदी उपन्यास का विकास यात्रा और एक हो गया हिंदी कहानी का विकास यात्रा। ये 2 में से 100% श्योर है, या तो दोनों पूछ लेगा या तो एक तो 100% पूछना ही पूछना है। ठीक है। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया कि उपन्यास जो है दोस्तों वो आधुनिक युग का देन है। यह अंग्रेजी में नॉवेल शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है, यानी यह इसे अंग्रेजी में नॉवेल कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नया या फिर अनूठा। हिंदी गद्य में उपन्यास विधा का प्रारंभ जो है वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी भारत तेंदु में पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव और सामाजिक सुधार आंदोलनों के कारण हुआ। यानी जो हमारा जो उपन्यास है दोस्तों उसका शुरुआत कब से माना गया है? तो भारत तेंदु युग से माना गया है। जो हमारा वेस्टर्न साहित्य हो गया, वेस्टर्न साहित्य, उसी समय उसी के प्रभाव, उसी के सामाजिक सुधार आंदोलनों के कारण इसका जो है शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था, आरंभ हुआ था। हिंदी उपन्यास के पूरे विकास क्रम को समझने के लिए महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को मील का पत्थर माना जाता है। यानी इन्हें मतलब यही जो है पूरे उपन्यासकार हैं जो विकास यात्रा को अच्छे से समझाए हैं, और इसी आधार पर इसे 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा वो देखेंगे। देखिए प्रथम मौलिक उपन्यास। तो देखिए हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, इसे लेकर विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद रहा है।
बहुत लोगों का मानना है कि भागवती है, बहुत लोगों का मानना है परीक्षा गुरु। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अच्छे से। तो भागवती ये हमारा 1877 में लिखा है। तो सरदाराम फुलोरी द्वारा रचित इस उपन्यास को कई विद्वान पहला उपन्यास मानते हैं दोस्तों, क्योंकि यह जो है उपदेशात्मक और सामाजिक था। लेकिन वहीं हमारा जो परीक्षा गुरु है जो कि 1882 में लिखा गया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना है। तो ये मतभेद रहा है बहुत सारे मतलब लेखकों में, बहुत सारे विद्वानों में, किन्हीं किन्हीं का मानना है भागवती पहला उपन्यास है, किन्हीं का मानना है परीक्षा गुरु। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा के बारे में दोस्तों। तो देखिए पहला हो गया हमारा प्रेमचंद्र पूर्व युग यानी आरंभिक दौर, जो कि 1882 से लेकर 1918 माना जाता है। तो यह हिंदी उपन्यास का शुरुआती या फिर बचपन का दौर था। इस समय उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य था पाठकों का मनोरंजन करना, उनमें पढ़ने की आदत डालना और सामाजिक उपदेश देना था। इस युग को 3 धाराओं में बांटा जा सकता है, यानी ये इस समय हमारा उपन्यास का क्या था, तो ये शुरुआती दौर था। इस समय सिर्फ उपन्यास का मुख्य उद्देश्य था मनोरंजन और पढ़ने की आदत डालना, सामाजिक उपदेश देना, और इसे 3 धाराओं में बांटा गया है। देखिए पहला हो गया तिलिस्मी और एआरी उपन्यास, यानी इस धारा के सबसे लोकप्रिय लेखक देवकी नंदन खन्नी थे। उनके उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए लाखों गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी भी सीख लिया। फिर दूसरा हो गया हमारा जासूसी उपन्यास दोस्तों। तो गोपाल राम गहमरी इस धारा के जनक थे। उन्होंने अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी जैसे ढेरों जासूसी उपन्यास लिखे जो कि काफ़ी पसंद किए गए थे। फिर हमारा तीसरा हो गया सामाजिक व सुधारवादी उपन्यास दोस्तों। तो लज्जा राम शर्मा, जिसको धूत रसिका लाल भी बोलते हैं, और किशोरी लाल गोस्वामी ने समाज सुधार के उद्देश्य से इस दौर में उपन्यास लिखने का काम किया। ठीक है, फिर हमारा दूसरा चरण हो गया, दूसरा युग है जो कि है प्रेमचंद्र युग दोस्तों, जिसको स्वर्ण काल भी बोलते हैं। ये हमारा 1918 से लेकर 1936 तक माना गया है। तो मुंशी प्रेमचंद्र के आगमन के साथ हिंदी उपन्यास तिलिस्म और जासूसी की दुनिया से बाहर निकलकर आम जनता और सामाजिक यथार्थ से जुड़ा, यानी सामाजिक प्रॉब्लम वगैरह से जुड़ने का काम किया। इसलिए इस युग को हिंदी उपन्यास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र का योगदान क्या रहा। तो उन्होंने किसानों, मजदूरों, दलितों और स्त्रियों की समस्याओं को अपने उपन्यासों का मुख्य विषय बनाया, यानी इसी सभी विषय पर, यानी किसानों, मजदूर, दलित वगैरह, स्त्री वगैरह की समस्या, ये सब उनका विषय रहा जिनके ऊपर वो उपन्यास लिखते थे। उनकी शैली जो है दोस्तों वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी कि यथार्थ यानी सच्चाई दिखाते हुए अंत में आदर्श की स्थापना करना, ये उनकी शैली थी। उनके प्रमुख उपन्यास सेवा सदन हो गया, रंगभूमि हो गया, गबन हो गया, क्रम भूमि हो गया, और उनका कालजयी महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान है जो कि 1936 में लिखा गया था। चलिए इनके द्वारा और भी अन्य रचनाएं की गई है वो देखेंगे, यानी और भी अन्य रचनाकार हैं जो इस युग के हैं। तो जयशंकर प्रसाद, इन्होंने कंकाल और तितली जैसे उपन्यासों में समाज के यथार्थ और मानवीय गरिमा को दिखाने का काम किया है। फिर हमारे अगले हो गए वो है वी संभरनाथ शर्मा, जिसको कौशिक भी कहा जाता है। तो इन्होंने माँ और भिखरीनी नामक प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की। ठीक है, तो ये हमारा था प्रेमचंद्र युग। चलिए तीसरा हमारा दोस्तों प्रेमचंदोत्तर युग, जो कि विविधता का दौर रहा था 1936 से लेकर 1950 तक। तो प्रेमचंद्र के बाद हिंदी उपन्यास की दिशा बदल गई। अब सामाजिक समस्याओं के साथ साथ मनुष्य के व्यक्तिगत मन, इतिहास और राजनीति पर भी खुलकर लिखा जाने लगा। इस युग में प्रमुख रूप से 3 विचारधाराएं सामने आई। कौन कौन सा? पहला हमारा हो गया विश्लेषणवादी उपन्यास। इन उपन्यासों में समाज की जगह व्यक्ति के मन की उलझनों, दबी हुई इच्छाओं का अध्ययन किया गया। प्रमुख लेखक देखा जाए तो जैनेन्द्र थे जिन्होंने त्यागपत्र और परख लिखा, अज्ञा थे जिन्होंने शेखर एक जीवनी लिखी, और ईला चंद्र जोशी। ठीक है, तो ये प्रमुख जो है लेखक थे इस
उपन्यास के, यानी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के। फिर दूसरा हमारा हो गया प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी उपन्यास दोस्तों। तो इन उपन्यासों में गरीब और अमीर के बीच का वर्ग संघर्ष को दिखाया गया है। इनके प्रमुख लेखक देखा जाए तो यशपाल, जिन्होंने झूठा सच भारत विभाजन का शासदी पर आधारित इन्होंने लिखा है। फिर हो गया राहुल संस्कृत्यान और रंगेय राघव, तो ये सभी जो है प्रमुख लेखक थे प्रगतिवादी का। फिर हो गया ऐतिहासिक उपन्यास, तो इतिहास के पात्रों को लेकर काल्पनिक ताने बाने के साथ सुंदर रचनाएं की गई है। इसमें रामचंद्र, इनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट का आत्मकथा मील का पत्थर माना जाता है, यानी ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण माना जाता है। चलिए आगे हमारा चौथा हो गया समकालीन युग दोस्तों, जो कि 1950 से अब तक माना जाता है। तो आज़ादी के बाद देश की बदली हुई परिस्थितियों, महाभंग, शहरीकरण और आधुनिक जीवन के अकेलेपन ने उपन्यासों को एक नया मोड़ देने का काम किया। यानी आज़ादी के बाद क्या हुआ, देश की स्थिति बदल गई थी, महाभंग, शहरीकरण, आधुनिक जीवन वगैरह, तो इस अकेलेपन वगैरह ने उपन्यासों को एक नया मोड़ देने का काम किया। पहला हो गया हमारा आंचलिक उपन्यास। इसका अर्थ है दोस्तों कि किसी विशेष क्षेत्र के रहन सहन, संस्कृति और भाषा को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखना। फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल, जो कि 1954 में लिखा गया है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है दोस्तों। इसके अलावा नागार्जुन ने भी आंचलिक उपन्यास लिखने का काम किया था। फिर हमारा अगला हो गया महानगरीय बोध और आधुनिकता। तो शहरों के बढ़ते दायरे, अकेलेपन और टूटते रिश्ते को दिखाया गया है, जैसे कि मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे और निर्मला वर्मा का वे दिन, ठीक है, तो ये दिखाया गया है। फिर हमारा हो गया स्त्री और दलित विमर्श। तो आधुनिक दौर में महिला और दलित उपन्यासकारों ने अपनी समस्याओं को खुद मुक्ता से उठाया, यानी खुद जो है, यानी उपन्यास के माध्यम से अपनी समस्याओं को बताने का काम किया, लिखने का काम किया। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मन्नू भंडारी का महाभोज और आपका बंटी, कृष्णा सोबती का मित्रो मरजानी और जगदीश चंद्र का धरती धन ना अपना, तो ये सभी इसका उदाहरण हो गया। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो देखिए निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि हिंदी उपन्यास की यात्रा जो है वो जादू टोने और राजा रानी की काल्पनिक कहानी से शुरू हुई थी, लेकिन आज जो है यह आम आदमी की असली जीवन और उसकी समस्या तक पहुंच चुकी है। देवकी नंदन खन्नी के मनोरंजन से लेकर प्रेमचंद्र के यथार्थवाद और आज के आधुनिक दौर तक आते आते हिंदी उपन्यास बहुत अमीर और मजबूत हो चुका है। आज यह समाज का वो आईना है दोस्तों जो हमारे जीवन के हर सच को खुलकर दिखाने का काम करता है। तो ये हमारा हिंदी उपन्यास के विकास यात्रा के बारे में था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जो है इग्नोर नहीं करना ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला हो गया हमारा हिंदी कहानी के विकास यात्रा। हम आपको फिर बोलते हैं कि आपको उपन्यास या कहानी में से 100% एक ना एक पूछ लेगा, या तो दोनों भी पूछ सकता है, इसलिए आपको दोनों कर लेना अच्छे से। देखिए आंसर है कि आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। वैसे तो भारत में कहानियों की परंपरा जैसे कि पंचतंत्र, जातक कथाएं बहुत ही पुरानी है, लेकिन आधुनिक कहानी विधा जो कि हमारा पाश्चात्य यानी वेस्टर्न साहित्य के प्रभाव से विकसित हुई है। सन 1900 में सरस्वती पात्रिका के प्रकाशन के साथ हिंदी कहानी को एक नया मोड़ और व्यवस्थित रूप मिला था। हिंदी कहानी के पूरे विकास क्रम को मुंशी प्रेमचंद्र के महत्व को देखते हुए 4 प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया गया है। चलिए कौन कौन से, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे प्रथम मौलिक कहानी। इसे भी लेकर जो है बहुत ज़्यादा मतभेद है, यानी हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है, इसे लेकर आलोचकों में मतभेद रहा है दोस्तों। देखिए पहला हो गया इंदुमती, जो कि 1900 ईस्वी में लिखा गया था। तो किशोरी लाल गोस्वामी की इस कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना है। हालांकि इस पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव माना जाता है। लेकिन वहीं हमारा दूसरी ओर हो गया कि एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में लिखा गया था। तो माधव राव सप्रे की इस कहानी को आज के अधिकांश
आधुनिक विद्वान शिल्प और यथार्थ के आधार पर हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानते हैं। तो ये दो कहानियों को लेकर मतभेद रहा है कि आखिर कौन सा जो है हिंदी का प्रथम कहानी है। कुल यानी कुछ आलोचकों का ये मानना था कि इंदुमती है, कुछ आलोचकों का मानना था कि एक टोकरी भर मिट्टी ये पहली कहानी है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा के बारे में दोस्तों। तो इसमें पहला हो गया प्रेमचंद्र पूर्व युग, यानी प्रारंभिक दौर या फिर आरंभिक दौर समझ सकते हैं, जो कि 1900 से लेकर 1915 तक माना जाता है। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि यह हिंदी कहानी की शुरुआती या फिर प्रयोग का दौर था। इस समय कहानियाँ मुख्य रूप से आदर्शवाद, समाज सुधार और मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी जा रही थी। प्रमुख कहानियाँ देखिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 में लिखा गया है। फिर हो गया बंग महिला की दुलाई वाली, तो ये 1907 में लिखा गया। इस दौर की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। फिर हमारा मील का पत्थर दोस्तों, तो सन 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी लिखा, यानी उसने कहा था ये नाम का एक कहानी लिखी। यह कहानी अपने शिल्प, फ्लैशबैक शैली और निर्जल प्रेम के कारण हिंदी कहानी के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाया, यानी कि मील की पत्थर साबित हुई थी। फिर चलिए दूसरा हमारा हो गया जो कि प्रेमचंद्र युग है दोस्तों, जिसे हम लोग स्वर्णकाल कहते हैं, यानी ये 1915 से लेकर 1936 तक मानी जाती है। तो मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद के आगमन के साथ ही हिंदी कहानी अपने पूरे उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। इस दौर में कहानी केवल मनोरंजन की वस्तु ना रहकर सीधे सामाजिक यथार्थ से जुड़ गई, यानी सामाजिक प्रॉब्लम से जुड़ गई दोस्तों। और ये युग में दो मुख्य धाराएं थी, कौन कौन सा? तो देखिए पहला हमारा प्रेमचंद्र और यथार्थ धारा। तो प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मन सरोवर के 8 भागों में संकलित है। उन्होंने गांव, गरीबी, किसान, दलित और नारी जीवन की समस्याओं को अपनी कहानी का आधार बनाने का काम किया। उनकी पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह और कफन, जो कि 1936 में लिखा गया था, ये हमारा कालजयी कहानियां हैं जो कि प्रेमचंद्र का द्वारा लिखा गया था। फिर दूसरा हो गया हमारा जयशंकर प्रसाद और ऐतिहासिक धारा। तो प्रसाद जी की कहानियों में भावुकता, संस्कृति, राष्ट्र प्रेम और आंतरिक दृढ़ वगैरह की प्रधानता थी। उनकी आकाशदीप, पुरस्कार और गुंडा ये प्रसिद्ध कहानियां हैं दोस्तों। अन्य लेखक देखा जाए और भी कई लेखक थे, जो कि सुदर्शन हो गया, विशंभर नाथ शर्मा जिनको कौशिक कहा जाता है, इनकी कहानी है ताई। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा युग था, प्रेमचंद्र युग। तीसरा हो गया प्रेमचंदोत्तर युग दोस्तों, जो कि विविधता का दौर रहा था, 1936 से लेकर 1950 तक माना जाता है। तो प्रेमचंद्र के बाद हिंदी कहानी समाज के साथ साथ व्यक्ति के अंतर्गमन और उनकी मानसिक उलझनों की ओर मुड़ गई। इस दौर में दो मुख्य रूप से प्रवृत्तियां दिखाई देती है। पहला मनोविश्लेषणवादी कहानी। तो इस धारा के लेखकों ने इंसानी मन के रहस्यों, कुठाओं और अपनी कहानियों का विषय बनाया, यानी इंसानी मन का जो रहस्य है, जो प्रॉब्लम है, जो कुठाओं हैं, ये सबको कहानी का विषय बनाया। इसमें देखिए जैनेंद्र हो गए जिन्होंने पंजेब पत्नी लिखा है, अज्ञा हो गया जिन्होंने रोज या फिर ग्रेगिन लिखा है, और इला चंद्र जोशी ये सब प्रमुख कवि माने जाते हैं। फिर देखिए अगला हमारा है कि प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी कहानी। तो इन कहानियों में गरीब अमीर के वर्ग संघर्ष और शोषित वर्ग की पीड़ा को दिखाया गया है। इसमें जसपाल जिन्होंने पर्दा लिखा, उपेंद्र नाथ यशक और रंगे राघव मुख्य लेखक हैं दोस्तों। चलिए चौथा हमारा है नई कहानी और समकालीन दौर, जो कि 1950 से लेके अब तक माना जाता है। तो आज़ादी के बाद देश की जो परिस्थिति है उसके बदलने, शहरीकरण और पुराने मूल्यों के टूटने से कहानी में एक नया बदलाव आया, जिसे नई कहानी आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों, कहा गया है। तो देखिए नई कहानी आंदोलन जो कि 1950 से 1960 तक माना जाता है। तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की त्रयी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस कहानी में महानगरीय जीवन का अकेलेपन, अजनबीपन और स्त्री पुरुष संबंधों के बिखराव को दिखाया गया है, यानी उसे मुख्य विषय के रूप में बना के लिखा गया है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मोहन राकेश के मलबे का मालिक और मन्नू भंडारी का यही सच है, ये कहानी है। ठीक है, फिर हमारा हो गया समकालीन कहानी दोस्तों। तो 1960 के बाद
अब तक यानी इसके बाद अचेतक कहानी, सचेतक कहानी, समांतर कहानी और जनवादी कहानी जैसी कई आंदोलन चले। वर्तमान समय में कहानियाँ भूमंडलीकरण, बाजारवाद, स्त्री विमर्श और दलित आदिवासी अस्मिता जैसे आधुनिक विषयों पर केंद्रित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और उदय प्रकाश इस दौर के बड़े नाम है या फिर बड़े लेखक माने जाते हैं। चलिए थोड़ा सा अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा लिखा है दोस्तों कि हिंदी कहानी की यात्रा मनोरंजन और उपदेश देने से शुरू हुई थी, लेकिन आज यह हमारे असली जीवन के बहुत करीब पहुंच चुकी है। गुलेरी जी के शिल्प, प्रेमचंद्र के सामाजिक यथार्थ और आज के दौर के बदलते विचारों से गुजरते हुए हिंदी कहानी बहुत ही मजबूत हो गई है। आज की कहानी समाज का वो आईना है दोस्तों जो इंसानी रिश्तों, सुख दुख और समय के हर कड़वे सच को बेहद गहराई से यानी बहुत ही गहराई से दिखाने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी कहानी के विकास यात्रा के बारे में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे कि हिंदी नाटक के विकास में भारत तेंदु, हरिश्चंद्र और प्रसाद युग के योगदान का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर समझेंगे। बोल रहा है कि हिंदी नाटक के इतिहास में भारत तेंदु और जयशंकर प्रसाद ऐसे दो स्तंभ माने जाते हैं जिन्होंने इस विधा को पहचान, दिशा और प्रौढ़ता देने का काम किया। आधुनिक काल से पहले हिंदी में स्वतंत्र नाटक लेखन की कोई ठोस परंपरा नहीं थी। भारत तेंदु जी ने जहां हिंदी नाटक की नींव रखी और उसे लोक जीवन से जोड़ने का काम किया, वहीं जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने इसे सांस्कृतिक गरिमा और दार्शनिक ऊंचाइयां प्रदान करने का काम किया। चलिए दोनों का योगदान देख लेते हैं, यानी भारत तेंदु हरिश्चंद्र और भारत तेंदु युग का योगदान क्या रहा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इनका क्या बोलते हैं, जयशंकर प्रसाद का और प्रसाद युग का। ठीक है, ये हमारा 1850 से 1900 ईस्वी तक माना गया है। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी नाटक का जनक। दोस्तों 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने न केवल खुद नाटकों की रचना की बल्कि एक पूरा लेखक मंडल तैयार किया जिसमें बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र वगैरह शामिल थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देखा जाए तो भारत तेंदु जी ने 2 प्रकार के नाटक लिखे। पहला अनुदित नाटक जिसमें हमारा विद्या सुंदर हो गया, रत्नावली हो गई, फिर हो गया मुद्रा राक्षस। इन्होंने संस्कृत और बांग्ला से अनुवाद करके हिंदी नाट्य शिल्प को सुधारने का काम किया। फिर हो गया मौलिक नाटक दोस्तों जिसमें हमारा भारत दुर्दशा हो गया, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा ना भवती और नील देवी। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के नाटक लिखने का काम किया भारत तेंदु जी ने। अगला देखेंगे इस युग का मुख्य योगदान क्या रहा। तो राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना। भारत तेंदु जी ने अपने नाटकों के माध्यम से अंग्रेजी शासन की क्रूरता, आर्थिक लूट और भारतीय समाज की कुप्रथा जैसे कि बाल विवाह, छुआछूत पर तीखा प्रहार किया, यानी लिखने का काम किया। उनका नाटक भारत दुर्दशा देश की तत्कालीन स्थिति का जीवंत दस्तावेज था, यानी कहानी था दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि व्यंग और प्रहन यानी अंधेर नगरी के माध्यम से उन्होंने विवेकहीन और भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर ऐसा करारा व्यंग किया है जो आज भी उतना ही प्रशंसनीय है जितना पहले था। फिर हमारा हो गया रंगमंच और अभिनय से जुड़ाव दोस्तों। तो भारत तेंदु जी केवल लेखक नहीं, वे खुद एक अभिनेता और निर्देशक भी थे। उन्होंने नाटकों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पारसी थिएटर के व्यावसायिक रूप से समांतर एक सांस्कृतिक रंगमंच की शुरुआत भी किया था। किसने? तो ये हमारा भारत तेंदु जी ने। फिर देखेंगे जनभाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने नाटकों की भाषा को दरबारी क्लिष्टता से निकालकर आम बोलचाल की खड़ी बोली और लोकगीत से जोड़ने का काम किया। तो ये हमारा रहा भारत तेंदु युग और भारत तेंदु युग का योगदान दोस्तों। चलिए देखेंगे अब आगे हम लोग जयशंकर प्रसाद और प्रसाद युग का योगदान के बारे में, जो कि हमारा दोस्तों 1900 से लेके 1950 तक माना जाता है। तो भारत तेंदु जी के बाद हिंदी नाटक का सबसे समृद्ध मोड़ जो है वो जयशंकर प्रसाद ने दिया। उनके आगमन के साथ हिंदी नाटक मनोरंजन और तत्कालीन सुधार से ऊपर उठकर गंभीर साहित्यिक और दार्शनिक धरातल पर प्रतिष्ठित हुआ, यानी उठने का काम किया। प्रमुख रचनाएं देखेंगे तो देखिए दोस्तों, प्रसाद जी की
प्रमुख रूप से ऐतिहासिक नाटककार थे ये, यानी प्रसाद जी जो थे वो मुख्य रूप से ऐतिहासिक नाटककार थे। उन्होंने भारत की गौरवशाली अतीत को आधार बनाकर नाटकों की रचना की, जिसमें देखिए स्कंदगुप्त हो गया जो कि 1928 में लिखा गया था, फिर हो गया चंद्रगुप्त जो कि 1931 में लिखा गया था दोस्तों, दूर्व स्वामिनी हो गया जो कि 1933 में लिखा गया था, अज्ञात शत्रु और राज्यश्री, तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस युग का मुख्य योगदान क्या था वो देखेंगे तो ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो प्रसाद जी का युग पराधीनता का युग था। देशवासियों में हीन भावना को दूर करने और उसमें राष्ट्रीय गौरव जगाने के लिए उन्होंने मौर्य और गुप्त साम्राज्य के स्वर्णिम इतिहास को चुना, यानी इतिहास को चुनने का काम किया। उनके नाटक देशभक्ति की भावना को जगाने का काम करता है। फिर हो गया दूसरा दोस्तों हमारा अगला कि गंभीर चरित्र चित्रण और अंतर्दृढ़। प्रसाद जी के पात्र भारत तेंदु युग की तरह सपाट नहीं है। उनके नाटकों में पात्रों के मन का आंतरिक संघर्ष दिखाई देता है। उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त अधिकार सुख को त्यागने और कर्तव्य के बीच झूलता दिखाई देता है दोस्तों। फिर अगला है कि नारी विमर्श। अपने अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद जी ने नारी के अधिकारों, उनके पूर्ण विवाह और पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ उनकी आवाज़ को बहुत प्रखरता से उठाने का काम किया है। गीत और काव्यात्मकता। तो प्रसाद जी की मूलतः कवि थे, यानी प्रसाद जी जो हैं वो मूलतः कवि थे दोस्तों, इसलिए उनके नाटकों के बीच बीच में आने वाले गीत जैसे कि अरुण या मधुमय देश हमारा, यानी बीच बीच में उनका जो है गीत वगैरह आया करता था, नाटक के सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देने का काम करता है, यानी उसे और भी अच्छा बनाने का काम करता है, सौंदर्य बनाने का काम करता है। शिल्प का समन्वय दोस्तों। तो उन्होंने भारतीय नाट्य शास्त्र यानी कि रस और आनंदवाद और पाश्चात्य नाट्य शास्त्र जो कि सासदी और दृश्य का बहुत ही सुंदर समन्वय किया है। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि भारत तेंदु जी और प्रसाद जी हिंदी नाटक के दो सबसे मजबूत खंभे हैं। भारत तेंदु जी ने हिंदी नाटक को धरती पर उतारा, यानी उसे आम जनता की भाषा, समाज की कमियों और मनोरंजन से जोड़ने का काम किया। वहीं हमारा जो दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने हिमालय जैसी ऊंचाई दी, यानी उन्होंने कहानी को यानी नाटक को जो है वो हिमालय जैसी ऊंचाइयां दी, यानी उसे देश का गौरवशाली इतिहास, गहरे विचार और सुंदर साहित्य देने का काम किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कि हिंदी निबंध साहित्य के उद्भव एवं विकास का वर्णन करना हमें दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि निबंध का अर्थ क्या हुआ। तो अपने विचारों को सुंदर और सुगंधित ढंग से बांधकर लिखना, सुसंगठित ढंग से बांधकर लिखना ही हमारा निबंध कहलाता है। गद्य की सभी विधाओं में निबंध को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक कहा था, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इसका मतलब है दोस्तों कि किसी लेखक के सोचने की क्षमता और उसकी भाषा की असली परीक्षा जो है वो निबंध लेखन में ही होती है कि आखिर कवि कितना पानी में है, कितना अच्छा है, कितना नहीं है, सोचने की क्षमता क्या है उसके अंदर, ये सब चीज़ पता चलता है वो गद्य से ही पता चलता है। ठीक है, निबंध से ही पता चलता है। चलिए आगे देखेंगे कि निबंध का अर्थ और इसकी परिभाषा। तो निबंध दो शब्द से मिलकर बना है, नी प्लस बंध, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। अंग्रेजी में इसे ऐसे कहा जाता है। ठीक है, शब्द का प्रयोग किया जाता है जो कि फ्रेंच शब्द ऐसा ही से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रयास या फिर प्रयत्न करना। सरल शब्दों में समझा जाए तो किसी भी विषय, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक या फिर व्यक्तिगत विषय पर अपने विचारों को जब एक व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रभावशाली गद्य रूप में लिखा जाता है तो उसे हम लोग निबंध कहते हैं। चलिए निबंध के विकास यात्रा को देखेंगे। हिंदी निबंध के विकास यात्रा। तो हिंदी निबंध के विकास क्रम को महान निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ला को केंद्र में रखकर चार काल खंडों में विभाजित किया गया। पहला हो गया हमारा भारत तेंदु युग, जिसको उद्भव काल भी बोल सकते हैं, 1873 से लेकर 1900 ईस्वी तक ये है दोस्तों। तो यह हिंदी निबंध की शुरुआती दौर था। इस युग के निबंधकार
केवल लेखक नहीं थे बल्कि पत्रकार भी थे, इसलिए उनके निबंधों में जीवंतता और समसामयिकता पाया जाता है। प्रमुख निबंधकार देखिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बाल भट्ट यानी बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी, जो प्रेम घन भी बोले जाते हैं। तो ये सभी प्रमुख निबंधकार थे, प्रमुख लेखक थे। प्रमुख विशेषताएं देखिए तो इस युग के निबंधों का मुख्य विषय जो है वो देशभक्ति, समाज सुधार और व्यंग वगैरह था दोस्तों। निबंधों की भाषा आम बोलचाल की थी, इसमें अड़हरपन और चुलबुलापन था। उदाहरण के लिए देखिए तो भारतेंदु जी का भारत वर्षोनी कैसे हो सकती है और प्रताप नारायण मिश्र के भो नाक मूछ जैसे मनोरंजक निबंध। तो ये सभी हो गया हमारा। चलिए दूसरा है द्विवेदी युग दोस्तों, जिसको परिमार्जन काल भी बोलते हैं। ये हमारा 1900 से लेकर 1920 तक माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ था। उन्होंने सरस्वती पात्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा का व्याकरण सुधारा और निबंधों को मर्यादा देने का काम किया। प्रमुख निबंधकार देखेंगे तो कौन कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अध्यापक पूर्ण सिंह। तो ये सभी प्रमुख निबंधकार हैं। चलिए मुख्य विशेषताएं देखें तो इस युग में निबंधों का रूप जो है वो विचारात्मक, गंभीर और ज्ञानवर्धक हो गया। भारतेंदु जी का चुलबुलापन गायब हो गया और उसकी जगह अनुशासन ने ले लिया। ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखे, जैसे कि सच्ची वीरता हो गया, आचरण की सभ्यता, यानी वो उनके द्वारा सिर्फ 6 निबंध लिखे गए थे, लेकिन वे हिंदी निबंध के इतिहास में अमर हो गया। चलिए तीसरा है हमारा वो है शुक्ल युग दोस्तों, जो कि स्वर्ण काल कहा जाता है, 1920 से लेकर 1940 ईस्वी तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आगमन के साथ हिंदी निबंध अपने चरम उत्कर्ष यानी कि स्वर्ण काल पर पहुंच गया। उन्होंने निबंध विद्या को एक नई दिशा और दार्शनिक गहराई देने का काम किया। प्रमुख निबंधकार देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी इनके प्रमुख निबंधकार हैं। मुख्य विशेषताएं देखिए तो शुक्ल जी ने मनोविकार संबंधी जैसे कि करुणा, क्रोध, लोभ और प्रीति और समीक्षात्मक निबंध लिखे, जो उनके प्रसिद्ध ग्रंथ चिंतामणि में संकलित है। यानी उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ चिंतामणि है उसके भाग 1 और भाग 2 में ये संकलित है। इस युग के निबंधों की भाषा जो है दोस्तों वो अत्यंत कसी हुई, तार्किक और प्रौढ़ थी। बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह ठलुआ क्लब भी इसी दौर की महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। चलिए चौथा देखेंगे। चौथा है समकालीन दौर, जो कि 1940 से अब तक माना जाता है। तो शुक्ल जी के बाद हिंदी निबंध कई नई दिशाओं में विकसित हुआ। इस युग में निबंध विधा में विविधता और वैचारिक स्वतंत्रता आई। इसे मुख्य रूप से 2 धाराओं में देखा जा सकता है। कौन कौन सा? तो पहला हो गया हमारा ललित निबंध। इस धारा में लोक संस्कृति, इतिहास, प्रकृति और आत्मीयता का सुंदर मिश्रण होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि कूटज, अशोक के फूल इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख निबंध है। इनके सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। इनके अलावा कुबेर नाथ राय, जिन्होंने प्रिया नीलकंठी और विद्या निवास मिश्र भी बड़े नाम हैं इनके, यानी ये सभी प्रमुख निबंधकार हैं दोस्तों। विद्या निवास मिश्र। ठीक है। चलिए आगे हमारा वैचारिक और व्यंग निबंध। तो आधुनिक जीवन की विसंगतियों और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग लिखे गए। इसमें हरिशंकर परसाई, जिन्होंने लिखा पगडंडियों का जमाना, शॉर्टकट का तरीका, सदाचार का ताबीज और शरद जोशी के नाम सबसे ऊपर हैं। ये सभी लिखे गए हैं वैचारिक और व्यंग निबंध है दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो हिंदी निबंध की यात्रा भारतेंदु युग के चुलबुलेपन से शुरू होकर द्विवेदी युग के अनुशासन और शुक्ल युग के गंभीर सोच से गुजरते हुए आज ललित निबंधों और तीखे व्यंग तक पहुंच चुकी है। आज का हिंदी निबंध केवल किसी विषय की जानकारी नहीं देता, बल्कि वह लेखक के अपने विचारों की आत्मीयता और समाज के प्रति उसके नज़रिए को भी बहुत खूबसूरती से प्रकट करने का काम करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी यानी हिंदी निबंध के
यात्रा के बारे में, उद्भव और विकास के बारे में ये पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दोस्तों कि हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो देखिए आंसर है कि आलोचना, पहले आलोचना समझेंगे। तो आलोचना का अर्थ होता है दोस्तों कि किसी साहित्यिक कृति के गुण और दोषों को ईमानदारी से विश्लेषण करना ही हमारा आलोचना होता है। आलोचना यानी कि किसी साहित्य कृति का गुण बताया जाए, दोष वगैरह को ईमानदारी से उसका विश्लेषण करना। यह विधा पाठक को किसी रचना को गहराई से समझने में मदद करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना को परिभाषित करते हुए कहा है कि आलोचना का मुख्य काम कवि की अंतर्वृत्तियों और कृति के सौंदर्य को उद्दाटित करना, ठीक है, उद्दाटित करना है। हिंदी साहित्य में आधुनिक अर्थों में आलोचना का व्यवस्थित विकास जो है वो 19वीं सदी के अंत में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इसका विकास माना गया है, जो आज वैश्विक स्तर पर अत्यधिक परिपक्व और वैचारिक हो चुकी है। दोस्तों चलिए और भी डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए देखेंगे कि हिंदी आलोचना की विकास यात्रा। तो हिंदी आलोचना के विकास क्रम को महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ला को केंद्र में रखकर चार मुख्य कालखंडों में विभाजित किया गया। पहला देखिए हमारा भारत तेंदु युग, जो कि उद्भव काल माना जाता है, शुरुआती काल 1850 से 1900 ईस्वी तक। तो यह हिंदी आलोचना की शुरुआत का दौर था। इस समय पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक की समीक्षा यानी कि बुक का रिव्यू वगैरह के रूप में आलोचना का जन्म हुआ था। प्रमुख आलोचक देखा जाए तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र था, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी, जिसको प्रेमघन बोलते हैं, तो ये सभी प्रमुख आलोचक थे। मुख्य विशेषताएं देखा जाए तो देखिए लिखा है दोस्तों कि भारत तेंदु जी ने अपने प्रसिद्ध निबंध नाटक, जो कि 1883 में लिखा गया था, इससे व्यवहारिक आलोचना की नींव रखी। बालकृष्ण भट्ट ने अपनी पत्रिका हिंदी प्रादीप में लाला श्रीनिवास दास के नाटक परीक्षा गुरु की सच्ची समालोचना की है। इसे हिंदी की पहली व्यवहारिक आलोचना भी माना जाता है। चलिए दूसरा हमारा हो गया द्विवेदी युग, जिसको परिमार्जन काल बोलते हैं। ये हमारा 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक माना जाता है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है। इन्होंने आलोचना को व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर उठाकर एक विधागत अनुशासन देने का काम किया। देखिए प्रमुख आलोचक देखा जाए, यानी इस युग के प्रमुख आलोचक में महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु, तो ये सभी जो है प्रमुख आलोचक थे। मुख्य विशेषताएं देखा जाए दोस्तों तो इस युग में कवियों की तुलना करने की तुलनात्मक आलोचना शुरू हुई। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न, जो कि 1910 में देव और बिहारी में से कौन बड़ा कवि है, इस पर लंबी बहस छेड़ी है। फिर हो गया बाबू श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन लिखकर सौंदातिक आलोचना को मजबूती देने का काम किया है। फिर हमारा तीसरा है दोस्तों, वो है कि शुक्ल युग, जिसको स्वर्णकाल भी बोलते हैं, और ये हमारा काल समय है वो 1920 से लेके 1940 तक माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना जो है वो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने हिंदी आलोचना को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक और प्रमाणिक शस्त्र बनाने का काम किया। प्रमुख रचनाएं देखा जाए तो देखिए त्रिवेणी, जिसमें जायसी, सूरदास और तुलसीदास की अमर आलोचनाएं हैं, और हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया था। मुख्य विशेषताएं देखा जाए तो देखिए लिखा है कि शुक्ल जी ने लोक मंगल यानी समाज का कल्याण को साहित्य की कसौटी माना है। उन्होंने भारतीय रस सिद्धांत की नई और आधुनिक व्याख्या की है। उनकी भाषा कसी हुई, तार्किक और गंभीर थी, जिसके कारण इस युग को हिंदी आलोचना का स्वर्ण युग भी माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी आलोचना का स्वर्ण युग दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे, हमारा चौथा है जो कि है समकालीन दौर, जो कि 1940 से लेके अब तक माना जाता है। तो शुक्ल जी के बाद हिंदी आलोचना किसी एक विचारधारा में ना रहकर कई नए नए दृष्टिकोण और विमर्श में बट गया, विभाजित हो गया। तो देखिए इसमें पहला हो जाता है हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की कई मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने परंपराओं और लोक संस्कृति के आधार पर कबीरदास और सूरदास का
पूर्ण मूल्यांकन किया। ग्रंथ कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, तो ये सभी देखिए इसके उदाहरण हो गया। चलिए आगे हमारा प्रगतिवादी यानी कि मार्क्सवादी आलोचना। तो इस धारा ने साहित्य को समाज, गरीब अमीर के वर्ग संघर्ष और मजदूरों की दृष्टिकोण से देखा। इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा जो कि प्रेमचंद्र और उनका युग, और नामवर सिंह जो कि कविता के नए प्रतिमान हैं, सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। फिर हमारा अगला हो गया दोस्तों मनोविश्लेषणवादी आलोचना। तो डॉक्टर देवराज और इला चंद्र जोशी ने पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद्वों और अवचेतन मन के आधार पर रचनाओं की समीक्षा की है, आलोचना की है। फिर अगला हमारा आधुनिक समकालीन विमर्श। 21वीं सदी की आलोचना में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श वगैरह की प्रधानता थी। यानी आधुनिक समकालीन विमर्श में जो हमारा स्त्री विमर्श हो गया, दलित विमर्श हो गया, आदिवासी विमर्श वगैरह, इन सभी की प्रधानता थी, जहाँ हंसिए के समाज के साहित्य को एक नए सिरे से मूल्यांकन करने किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सभी हमारा प्रमुख जो है वो उसकी विकास यात्रा दोस्तों निबंध की। चलिए निष्कर्ष देखते हैं, आलोचना की। ठीक है, निबंध की ने आलोचना की। तो देखिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि हिंदी आलोचना सामान्य पुस्तक समीक्षा से शुरू हुआ और यानी शुरू होकर आज की बड़ी वैचारिक शक्ति बन चुकी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मार्क्सवादी आलोचकों के योगदान से यह विधा केवल साहित्य के गुण दोष को नहीं बताती, बल्कि समाज और बदलते मानवीय मूल्यों के संदर्भ में रचना के असली महत्व को भी प्रकट करने का काम करती है। यानी जो हिंदी आलोचना है दोस्तों, उसकी शुरुआत हमारा जो है पुस्तक समीक्षा से शुरू हुआ था और आज इसका जो है एक बहुत बड़ा वैचारिक शक्ति बन चुका है। इसमें बहुत सारे हमारे आलोचक जो कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मार्क्सवादी आलोचकों के योगदानों ने आज इस विधा को जो है बहुत ही आगे तक बढ़ाने का काम किया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा कि हिंदी स्मरण साहित्य के विकास पर प्रकाश डालिए। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग समझेंगे। आंसर है दोस्तों कि स्मरण का अर्थ पहले देखेंगे। तो देखिए अपने जीवन के किसी खास व्यक्ति या घटना को पूरी सच्चाई के साथ याद रख के लिखना ही हमारा स्मरण कहलाता है। यानी आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति आया, मिला आपसे, तो उसके बारे में कोई या फिर आपके साथ कोई वैसा घटना हुआ, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ, तो उसी सच्चाई को याद रख के उसके बारे में लिखना ही हमारा स्मरण कहलाता है। इसमें लेखक कल्पना का सहारा नहीं लेता बल्कि सच लिखता है, बल्कि अपने असली अनुभवों को पाठकों के सामने रखने का काम करता है। हिंदी साहित्य में इस विधा की शुरुआत जो है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द्विवेदी युग से हुई थी और आज यह जो है मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत ही बेहद लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। यानी इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी से हुई थी, लेकिन ये आज जो है वो मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है दोस्तों। चलिए इसके विकास यात्रा को देखेंगे, यानी हिंदी स्मरण का विकास यात्रा। तो हिंदी स्मरण के उद्भव और विकास क्रम को मुख्य रूप से 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो देखिए पहला हमारा प्रारंभिक काल या फिर द्विवेदी युग आप बोल सकते हैं, जो कि 1900 से लेकर 1920 तक माना गया है। तो यह हिंदी स्मरण की शुरुआती या फिर जन्म काल था दोस्तों। इस समय सरस्वती और माधुरी जैसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से स्मरण विधा का उदय हुआ। यानी कि सरस्वती पत्रिका, माधुरी पत्रिका के माध्यम से स्मरण विधा का उदय हुआ था। इस काल में, इस युग में प्रथम स्मरणकार तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित प्रताप नारायण मिश्र के स्मरण, जो कि 1907 में लिखा गया था। इसी को जो है हिंदी की पहला व्यवस्थित स्मरण माना जाता है। अन्य रचनाकार देखें तो इस दौर में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुमोदन का अंत और सभा की सभ्यता जैसे स्मरण लिखे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी इस युग में स्मरणात्मक लेख लिखे दोस्तों। इस समय के स्मरणों का मुख्य उद्देश्य था कि महापुरुषों के प्रति आदर वगैरह व्यक्त करना, उनके प्रति आदर व्यक्त करना, उनके बारे में लिखना। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा है वो है विकास काल या फिर आप इसे शुक्ल प्रसाद युग भी मान सकते हैं, जो कि 1920 से लेकर 1950 तक माना गया है। तो देखिए यह हिंदी स्मरण की प्रौढ़ और समृद्ध होने का दौर था।
इस काल में स्मरण विधा में आत्मीयता, भावुकता और साहित्यिक शिल्प का बहुत ही सुंदर से विकास हुआ था। इसमें देखिए महादेवी वर्मा का योगदान दोस्तों। तो महादेवी वर्मा को हिंदी स्मरण साहित्य का शिखर स्तंभ माना गया है। उन्होंने अपने जीवन में आए उपेक्षित और शोषित समाज के पात्रों जैसे कि नौकर, ग्रामीण, पशु पक्षी वगैरह पर अमर स्मरण लिखने का काम किया। उनके स्मरण ग्रंथ जो है वो पथ के साथ ही, जिसमें उन्होंने अपने समकालीन कवियों जैसे कि निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि पर लेख लिखा, यानी उनके द्वारा जो स्मरण लिखा गया है पथ के साथ ही उसमें उन्होंने अपने समकालीन कवियों वगैरह के बारे में, जिसमें निराला जी, सुभद्रा कुमारी चौहान वगैरह के बारे में लिखा है। और उनका दूसरा जो है वो अतीत के चलचित्र। तो ये सभी जो है महादेवी वर्मा का योगदान था। चलिए फिर हमारा हो गया पद सिंह शर्मा दोस्तों। तो इन्होंने पद पराग जो कि 1929 में लिखा गया उनकी रचना की, जिसे हिंदी में स्मरण और रेखा चित्र के समन्वय का पहला बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। आगे देखेंगे तो देखिए अन्य प्रमुख आलोचना या फिर लेखक, तो श्री राम शर्मा जो कि बोलती प्रतिमा इनके द्वारा लिखा गया था। राहुल संस्कृतियान इनके द्वारा बचपन की स्मृतियाँ लिखी गई है। और उपेंद्र नाथ अशक, तो ये सभी प्रमुख आलोचक या फिर प्रमुख लेखक आप मान सकते हैं। चलिए तीसरा हम लोग देखेंगे। तीसरा है समकालीन युग दोस्तों, जो कि 1950 से अब तक माना जाता है। तो देखिए आज़ादी के बाद स्मरण विधा का दायरा बहुत ही व्यापक हो गया था, यानी बहुत ही बड़ा हो गया था। आज़ादी हुआ था तो उसके बाद जो स्मरण था, स्मरण विधा था, उसका वो जो है उसका दायरा बहुत ही बढ़ चुका था, बड़ा हो चुका था। अब लेखक केवल महापुरुषों या फिर साहित्यिक मित्रों पर ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों और आम आदमी पर भी खुलकर स्मरण लिखने लगे। यानी अब क्या होने लगा कि अब व्यक्तिगत जीवन के खट्टे मीठे अनुभव और आम जनता पर भी खुलकर स्मरण लिखा जाने लगा। देखिए महत्वपूर्ण रचनाकार और इनकी कृतियाँ देखेंगे तो इसमें पहले हमारा हो गया अजया, जिनके द्वारा लिखी गई थी स्मृति लेखा, जो कि साहित्यिक मित्रों के जीवंत स्मरण है दोस्तों। फिर हो गया हरिवंश राय बच्चन, इनके द्वारा लिखा गया नए पुराने झरोखे। फिर हो गया विष्णु प्रसाद प्रभाकर, इनके द्वारा लिखा गया है यादव की तीर्थयात्रा। फिर अगले हमारा जो कि रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, इनके द्वारा लिखा गया लोकदेव नेहरू और स्मरण और श्रद्धांजलियाँ, तो ये लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। फिर अगले हमारे हैं कामलेश्वर, जिनके द्वारा लिखा गया मेरा हमदम मेरा दोस्त। ठीक है, आगे देखिए काशीनाथ सिंह, याद हो कि ना याद हो, ये लिखा गया है। और काशी का 80, बनारस के लोक जीवन और यारों के स्मरण वगैरह इसमें लिखा गया। तो ये सभी जो है वो प्रमुख हमारे हो गए समकालीन युग का स्मरणकार दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे समकालीन रुझान। तो आज के दौर में स्मरणों में पाखंड और औपचारिकता बहुत कम हो गई। समकालीन स्मरणकार अत्यंत बेवकी और ईमानदारी के साथ व्यक्तियों के उज्जवल और अंधकारमय दोनों पक्षों का उजागर कर रहे थे। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि हिंदी स्मरण की यात्रा जो है दोस्तों वो महापुरुषों के प्रति आदर दिखाने से शुरू हुई थी, लेकिन महादेवी वर्मा की संवेदनशीलता और आज के लेखकों की बेबाकी से गुजरते हुए आज यह बहुत ही मजबूत विधा बन चुकी है। आज का स्मरण जो है केवल पुरानी यादें नहीं है, बल्कि यह बीते हुए समय के बहाने समाज के सच और इंसानी रिश्ते को बहुत ही सुंदर और हमारे सामने रखने का काम करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो था दोस्तों हिंदी स्मरण की विकास यात्रा के बारे में या फिर उद्भव और विकास के बारे में पूछा जाए तब आपको लिखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा दोस्तों कि हिंदी जीवनी साहित्य के विकास पर प्रकाश डालिए। तो देखिए आंसर है कि जीवनी जो है दोस्तों वो आधुनिक गद्य साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विधा है, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस विधा है। जब कोई लेखक किसी महान व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसके संघर्ष और उसके व्यक्तित्व को पूरी सच्चाई और कर्मिक रूप से वर्णन करता है तो उसे हम लोग जीवनी कहते हैं। यानी मान लीजिए किसी भी महान व्यक्ति के बारे में उनके जीवन के घटनाओं, उनके संघर्ष, उनके व्यक्तित्व वगैरह की पूरी सच्चाई और निष्पक्ष तरीके से वर्णन किया जाता है तो उसे हम लोग जीवनी कहते हैं। जीवनी में लेखक कल्पना का सहारा नहीं लेता, यानी कल्पना करते हुए कोई भी काल्पनिक चीज़ नहीं लिखता, बल्कि
प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर चरित्र का चित्रण करता है, यानी सच वगैरह फैक्ट वगैरह के आधार पर लिखता है। हिंदी साहित्य में इस विधा का प्रारंभ जो है या फिर आरंभ जो है वो भारत तेंदु युग से माना गया है दोस्तों, जो आज बहुत ही समृद्ध और प्रौढ़ हो चुकी है। ठीक है, यानी बहुत ही ये समृद्ध हो चुका है। चलिए इसके विकास यात्रा को अच्छे से समझेंगे। तो हिंदी जीवनी की साहित्य का विकास यात्रा, यानी हिंदी जीवनी साहित्य की विकास यात्रा। तो हिंदी जीवनी साहित्य के उद्भव और विकास क्रम को मुख्य रूप से 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा हो गया भारत तेंदु युग या फिर उद्भव काल बोल सकते हैं इसे हम लोग, यानी शुरुआती काल, जो कि 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। यह हिंदी जीवनी विधा की शुरुआती दौर था दोस्तों। इस समय राष्ट्रभक्ति और समाज सुधार की भावना के से प्रेरित होकर महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी जाती थी। यानी इस समय जो जीवनी लिखा जाता था वो किसके ऊपर लिखा जाता था? तो राष्ट्रभक्ति और समाज सुधार की भावना से प्रेरित होकर महापुरुष वगैरह थे उनके ऊपर जीवनी लिखी जाती थी। देखिए प्रमुख जीवनीकार देखेंगे कौन कौन है, तो देखिए खुद भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने चरितावली लिखा है। पवित्र आत्मा जैसी कृतियों में धार्मिक और ऐतिहासिक महापुरुषों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखने का काम किया। अन्य रचनाकार देखें तो देखिए राधा कृष्ण दास हो गया, इन्होंने जो है बाबा भारत तेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र जो कि 1904 में लिखा था, जो इस युग की एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा हमारा हो गया दोस्तों, वो है द्विवेदी युग, जिसको परिमार्जन काल भी बोलते हैं, जो कि 1900 से लेकर 1920 तक माना जाता है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस युग में जीवनी साहित्य को अधिक अनुशासन, भाषा का परिष्कार और वैचारिक गहराई मिली। इस समय राष्ट्रीय नेताओं और विदेशी विचारकों की जीवनी बड़े पैमाने पर लिखी जा रही थी। यानी इस समय जो है वो राष्ट्रीय नेता और विदेशी विचारक जो हैं उनकी जीवनियाँ लिखी जा रही थी। देखिए प्रमुख रचनाकार कौन कौन हैं, तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन पंडित और कवि तथा सुकवि संकृत्यान जैसे जीवनी लिखकर पुरानी प्रतिभाओं को सामने लाया है। यानी प्राचीन पंडित और कवि ये इनके द्वारा लिखा गया जीवनी है। फिर है सुग्रीव संकृत्यान जैसी अनेक जीवनी लिखे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए आगे है बाबू शिवनंदन सहाय ने हरिश्चंद्र, जो कि हमारा 1905 में लिखा गया, शीर्षक से भारत तेंदु जी की बहुत विस्तृत जीवनी लिखने का काम किया। इस दौर में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों पर भी कई जीवनियाँ लिखी गई थी दोस्तों। चलिए तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारा वो है दोस्तों कि शुक्ल प्रसाद युग, जो कि विकास काल माना गया है, जो कि हमारा 1920 से लेकर 1950 तक माना गया। तो इस काल में जीवनी साहित्य का रूप जो है बहुत ही अधिक कलात्मक और प्रामाणिक हो गया था। यानी कलात्मक और प्रामाणिक हो गया था। अब जीवनी केवल प्रशंसा का माध्यम नहीं रहा, बल्कि इसमें चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया जाने लगा था। प्रमुख रचनाकार और इनकी कृतियाँ देखेंगे तो देखिए इसमें हमारा है राममिर्च बेनीपुरी, इन्होंने जयशंकर प्रकाश नारायण की जीवनी लिखने का काम किया। फिर अगले जो है रचनाकार हैं उनका नाम है राहुल संस्कृत्यान दोस्तों, इन्होंने स्टालिन, कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे महान कम्युनिस्ट विभूतियों पर बहुत ही प्रामाणिक जीवनी लिखने का काम किया था। किसने? राहुल संस्कृत्यान ने। फिर देखिए अगला है घनश्याम दास बिंडला, इन्होंने बापू पर मेरे जीवन में गांधी जी नामक प्रसिद्ध जीवनी ग्रंथ लिखने का काम किया। ठीक है, चलिए आगे हमारा चौथा हो गया, वो है दोस्तों कि समकालीन युग, जो कि 1950 से लेके अब तक माना जाता है। तो आज़ादी के बाद का दौर जो है वो हिंदी जीवनी के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। यानी आज़ादी के बाद जो हिंदी जीवनी का दौर था, जो समय था, उसे स्वर्ण काल माना गया। इस दौर में ऐसी कालजयी जीवनी लिखी गई, यानी ऐसा जीवनी लिखा गया था दोस्तों जिसमें यानी जिन्होंने इस विधा को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का काम किया, वैश्विक स्तर पर फैलाया, वैश्विक स्तर पर जो है इसका प्रशंसनीय हुआ। चलिए देखते हैं कि शिखर स्तंभ और प्रसिद्ध कृतियाँ, जिसमें हमारा पहला है कि विष्णु प्रभाकर कृत, जो कि आवारा मसीहा, जो कि 1974 में लिखा गया था। तो यह प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी पर आधारित है। ये आवारा मसीहा, इसे हिंदी साहित्य की सबसे महान और अमर जीवनी माना जाता है। इसे लिखने में विष्णु प्रभाकर को 14 वर्ष का समय लगा। कितना समय लगा था?
14 वर्ष का समय लगा था आवारा मसीहा जीवनी लिखने में दोस्तों। चलिए अगला है हमारा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा कृत निराला का साहित्य साधना जो कि 1969 में लिखा गया है। तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संघर्षमय जीवन पर लिखी गई यह जीवनी जो है आलोचना और जीवनी विधा का बेजोड़ नमूना है ये दोस्तों। फिर हमारा अगला हो गया कि अमृत राय कृत जो कि कलम का सिपाही जो कि 1962 में लिखा गया है। तो प्रेमचंद्र के सुपुत्र अमृत राय ने अपने पिताजी यानी अपने बाप अपने पिता के ऊपर यानी मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी पर प्रसिद्ध जीवनी लिखने का काम किया। इसमें प्रेमचंद्र के घरेलू और सामाजिक संघर्षों का जीवंत वर्णन मिलता है दोस्तों। फिर अगला है मदन गोपाल कृत जो कि कलम का मजदूर जो कि 1964 में लिखा गया था। तो यह भी प्रेमचंद्र के जीवनी पर ही लिखा गया यानी जीवन पर लिखी गई एक बेहतरीन जीवनी है। फिर है महिमा मेहता कृत जो कि उत्सव पुरुष नरेश मेहता और गायत्री कमलेश्वर कृत कमलेश्वर मेरे हमसफर भी समकालीन दौर के चर्चित जीवनियाँ हैं। तो ये सभी प्रमुख जीवनियाँ हैं। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि हिंदी जीवनी साहित्य की यात्रा राजा महाराजाओं और महापुरुषों की सम्मानीय प्रशंसा से शुरू हुई थी, लेकिन कलम का सिपाही और आवारा मसीहा जैसे कालजयी रचनाओं तक आते आते यह विधा जो है बहुत ही गहरी हो चुकी थी, प्रामाणिक हो चुकी थी। आज की जीवनी केवल किसी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु की तारीखें नहीं बताती, बल्कि उसके आंतरिक संघर्ष को बताती है, मानवीय कमियों को बताती है, खूबियों को भी पूरे ईमानदारी के साथ समाज के सामने रखने का काम करती है। तो ये सभी जो है आपका हिंदी जीवन साहित्य के विकास यात्रा के बारे में था। और साथ ही साथ हम आपको बता दें दोस्तों कि आपका मेजर 11 हिंदी के लिए सिर्फ हमने 8 प्रश्न ही लिए हैं, और अगर आप ये 8 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है लॉन्ग टाइप वाला। बस आपको इतना कर लेना है। थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।